अरे सुना तूने, पैसे चुका नहीं तो जमीन छोड़ दे, वरना इसी डंडे से मार मार कर सारा हिसाब बराबर कर दूंगा मैं, समझा? राजा तेजी से आगे बढ़ता है। अरे अरे अरे, बस बस, ये क्या हो क्या रहा है? क्यों मार रहे हो भाई इस बेचारे को? अरे लगता है इससे पहले तुझे भी समझाना पड़ेगा, रुक जा। तेरी तो। साहूकार राजा पर भी डंडा चला देता है। एक राज्य में राजा वीर का राज था। राजा वीर सिंह कुछ समय से बीमार चल रहे थे, इस वजह से उन्हें राज्य के बारे में ज्यादा खबर नहीं रहती थी। आज बहुत दिन बाद राजा का दरबार लगा था। राजा एक एक करके राज्य के मसले सुन रहा था। तभी एक आदमी भागता हुआ दरबार में पहुंचता है। सैनिकों से पकड़कर बाहर ले जा रहे थे, लेकिन सैनिकों को रोककर उसकी बात सुनता है। आओ 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 आओ, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? बताओ क्या परेशानी है? महाराज, हमारे गांव में जीवन मुश्किल हो गया है। खेतों में अनाज का एक दाना तक नहीं है, कुएं सूख गए हैं, बच्चे भूख से बीमार पड़ रहे हैं, हर तरफ भूखमरी और अकाल की स्थिति है। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, कुछ हल कीजिए महाराज। हो, इतना कठिन समय। मंत्री जी, क्या ये सच है कि हमारी प्रजा इतनी तकलीफ में है और हमें किसी बात की खबर ही नहीं है? महाराज, हम समय समय पर राज्य के सारे इलाकों का मुआयना तो करते हैं, मतलब इतनी परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है। हाँ, कुछ जगह परेशानियां थी, लेकिन हमने उन इलाकों में पहले ही मदद भिजवा दी थी। घबराने वाली कोई बात है नहीं महाराज। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 3 दिन से हमारे चूल्हे तक नहीं जले हैं। साहूकार ने अनाज का गोदाम बंद कर दिया है। हम बड़े लोग तो किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, लेकिन छोटे छोटे भूख से रोते हुए बच्चों को कैसे चुप कराएं महाराज? कैसे उनको समझाएं? ओहो मंत्री जी, अगर समस्या इतनी बढ़ चुकी है तो हमने इसका हल पहले क्यों नहीं किया? मंत्रियों को फटकार लगाने के बाद राजा उस आदमी को भरोसा दिलाता है कि जल्द ही उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं गांव की स्थिति को देखूंगा। तुम लोगों को संदेश दो कि उनका राजा उनके साथ है। ठीक है, राजा साथ है, जाओ। जी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। राजा का शुक्रिया करते हुए वो आदमी दरबार से हाथ जोड़कर निकल जाता है। दरबार खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद राजा अपने सबसे करीबी सेनापति के साथ अकेले में बात करता है। हाँ, सेनापति जी, आज दरबार में जो हुआ उसे देखकर हम सही कहें तो हमारा मन बहुत दुखी है। अरे हमें महसूस हो रहा है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमसे छिपाई जा रही हैं। दरबार के मंत्री हमसे कुछ छिपा रहे हैं। आप कहें तो मैं गुप्तचर भेजकर पता करवा सकता हूँ महाराज। अब नहीं, ये प्रजा हमारी है। जिस वक्त हमने इस राज्य की शपथ ली थी, हमने इस राज्य की रक्षा का प्रण लिया था। अब आप क्या चाहते हैं महाराज, आप बताइए। हमें खुद प्रजा के बीच जाकर इस मामले को करीब से देखना होगा। तो ठीक है महाराज, मैं कल ही आपके जाने का प्रबंध करता हूँ। नहीं सेनापति, हम राजा बनकर नहीं, एक आम व्यक्ति बनकर प्रजा के बीच में जाएंगे ताकि अपनी प्रजा को करीब से देख पाएं। अब लेकिन महाराज, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर दुश्मन तक ये बात पहुंची कि आप एक साधारण भेष में प्रजा के बीच में हैं बिना सुरक्षा के, तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं महाराज, हम आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। सेनापति, ये हमारा आदेश है। वैसे भी हमें अपनी प्रजा के बीच कोई खतरा नहीं हो सकता। अब ठीक है महाराज, जैसा आप कहें, लेकिन मैं भी भेष बदलकर आपके साथ चलूंगा ताकि किसी भी स्थिति में आपकी रक्षा कर सकूं। नहीं, हमारी गैर मौजूदगी में आपको महल में सब पर नजर रखनी होगी, किसी को भी शक न होने पाए। अब लेकिन महाराज, आप जाएंगे कैसे, मतलब किस रूप में जाएंगे? मैं एक व्यापारी बनूंगा, मसाले बेचने वाला। इस रूप में गांव घूम सकता हूं और लोग मुझसे अपना दुख बिना संकोच के कह पाएंगे। ठीक है, चलो तुम सारी तैयारी करो और कोई दरबार में शक न कर पाए, इस बात का ध्यान रखना। पर महाराज, आपके बिना महल का क्या होगा? ओहो, देखिए, महल में
आपको सबको ये संदेश भिजवाना है कि राजा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो इलाज के लिए वैद्य विश्व के पास उनकी कुटिया पर गए हैं। कुछ दिनों में लौटेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन राजा मसाले बेचने वाले व्यापारी के भेष में उसी गांव में पहुंच जाता है जहां का आदमी कल दरबार में आया था। राजा के कंधे पर एक बोरा जिसमें रंग बिरंगे मसाले के डिब्बे थे। राजा कंधे पर बोरा उठाए बाजार में आगे चल रहा था। आइए आइए आइए, ताजे ताजे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, ताजे ताजे मसाले। ये मसाले वाला ले जाइए ले जाइए। क्यों बहन जी, एक पुड़िया दे दूं क्या? राजा आगे बढ़ता जाता है लेकिन कोई भी उसके मसाले नहीं खरीद रहा था। तभी राजा एक औरत को रोक उसे मसाले बेचने की कोशिश करता है। ओ भाई, मसाले देख लो, खाने का स्वाद बढ़ा देंगे। मसाले मसाले मसाले। हमारे खाने का स्वाद तो नमक से ही बन जाता है साहिब। मसाले तो महल की रसोई में जाते हैं। अच्छा, तो क्या तुम लोग मसाले वसाले नहीं खाते हो क्या? हमारे पास रोटी के साथ नमक मिल जाए वही बहुत है। इतना कहकर औरत आगे बढ़ जाती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास आता है। अरे बाबा जी, ये मसाले ले जाइए, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद बढ़ जाएगा खाने का, ले जाइए। अरे बेटा, ये सब खरीदने का पैसा कहाँ से लाए? हमारे गांव में तो 2 दिन में एक बार रोटी बनती है और तुम बात करते हो मसाले की। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा चिंता में डूब जाता है। बेटा, स्वाद तब सोचा जाता है जब पेट भरा हो। जब भूख से पेट जलता है तो कुछ भी खाओ, सब स्वादिष्ट लगता है। मसाले का कोई काम नहीं होता। हाँ। राजा वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। बाजार में कुछ बच्चे राजा को देख हल्की सी हंसी हंसते हुए फुसफुसाते हैं। अरे वो देखो, वो तो महल वाले मसाले हैं। अच्छा, महल में लोग इन मसालों से खाना बनाते हैं, फिर तो खाने में बड़ा स्वाद आता होगा, है ना? तभी दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुना तूने? पैसे चुका, नहीं तो जमीन छोड़ दे। मालिक फसल सूख गई है, पैसे कहाँ से लाऊं? थोड़ा सा समय दे दीजिए, फिर मैं चुका दूंगा। अरे समय? 2 महीने से समय ले रहा है तू। आज हिसाब चुकता कर, वरना इसी डंडे से मार मार कर सारा हिसाब बराबर कर दूंगा मैं, समझा? राजा तेजी से आगे बढ़ता है। वहाँ एक दुबला पतला किसान घुटने टेक कर हाथ जोड़े साहूकार के सामने खड़ा था। अरे अरे अरे, बस ये क्या हो क्या रहा है? क्यों मार रहे हो भाई इस बेचारे को? अरे तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? अपना काम कर, बात करता है। अरे लेकिन भाई, अगर वो कह रहा है कि वो पैसे चुका देगा, थोड़ा समय दे दो इसे, तो दिक्कत क्या है? अरे लगता है इससे पहले तुझे भी समझाना पड़ेगा। रुक जा। तेरी तो। साहूकार राजा पर भी डंडा चला देता है। साला, जो बीच में आएगा उसका यही हाल होगा। तेरी। साहूकार राजा को धक्का देता है और राजा वहीं जमीन पर गिर जाता है। सुन ले तू, कर्ज नहीं चुकाया तो यही अंजाम होगा, समझा? किसान को धमकी देकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। राजा हाथ से अपना कपड़ा झाड़ता है और उठने की कोशिश करता है। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजा के पास आती है और उसकी मदद करती है। बेटा उठो, लगता है तुम इस गांव में पहली बार आए हो। यहाँ कोई इन साहूकारों के आगे आवाज नहीं उठाता। तुम ऐसे इससे भिड़ गए, ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? अब मैं ठीक हूँ अम्मा, मैं ठीक हूँ। अम्मा राजा की कोहनी पर देखती है तो वहाँ से खून निकल रहा होता है। अरे नहीं, ये खून निकल रहा है। तुम्हें तो बुरी चोट लगी है, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, ठीक है अम्मा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे चलो। अम्मा राजा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये बताइए, यहाँ पे सब लोग चुप क्यों रहते हैं? अन्याय देखकर भी कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? बेटे, गरीब के लिए आवाज कौन उठाता है? कौन खुद को मुसीबत में डालेगा? ये साहूकार
राजा के मंत्रियों के लिए काम करते हैं। उनके आगे कौन ही कुछ बोल सकता है। अम्मा राजा की पट्टी करके उसे पानी पिलाती है। हाँ, धन्यवाद अम्मा, आपने मुझ जैसे अनजान व्यक्ति को इतना सहारा दिया। इतना सहारा मैं या आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। बेटा, एहसान कैसा, तुमने भी तो उस बेचारे किसान के लिए आवाज उठाई, लाठी खाई। अम्मा, लेकिन यहाँ की हालत देखकर मेरा हृदय दुखी हो गया। हर तरफ भूख, डर, चुपचाप सहना। आखिर प्रजा राजा तक ये बात पहुंचाती क्यों नहीं है? राजा तक? हमारे राजा को क्या पता कि हम किस हाल में हैं। उसके आसपास के मंत्री ही सब तय करते हैं। हर महीने हमसे वसूली करने आते हैं और जो बचा खुचा हो वो भी लूट ले जाते हैं। वसूली? कैसी वसूली? राज कर के नाम पर। कहते हैं राजा के खजाने के लिए प्रजा को योगदान देना होगा, और जब कोई आवाज उठाता है तो उसका वही अंजाम होता है जो आज तुमने देखा। क्या राजा को कभी इस अन्याय की सूचना नहीं मिली? मिली भी हो तो क्या, राजा तो एक कठपुतली है, डोर तो उसके मंत्रियों के हाथ में है। हम भी चाहते हैं कि राजा अपनी आंखों से देखे हमारा हाल, पर वो क्यों आएगा अपने महल के सुख छोड़कर यहाँ, हम गरीबों के बीच, जहाँ सोने के लिए खाट है और खाने को सूखी रोटी। अम्मा, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे रुको बेटा, तुम्हारी चोट का घाव भरने में समय लगेगा। आज यही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। राजा रात भर वही अम्मा के घर पर ही रुक जाता है। सुबह होती है तो राजा देखता है कि अम्मा के पास एक आदमी बैठा था। राजा उठकर उनके पास जाता है और प्रणाम करता है। आइए वैद्य जी, बड़ी जल्दी आ गए आज। हाँ, कल वो विष्णु के बेटे की हालत बड़ी खराब थी। कुछ दवा दारू करने गया था, उसी का हाल मालूम करने जा रहा था। सोचा तुम्हारी भी दवाई पकड़ाता जाऊं। राजा को देखता है, वैद्य अम्मा से सवाल करता है। अब ये कौन है? ये व्यापारी है। कल साहूकार से वो बिल्लू को बचाते इन्हें चोट लग गई थी, तो मैंने इन्हें यहीं रोक लिया। राजा सम्मान से हाथ जोड़ता है, वैद्य जी को प्रणाम करता है। प्रणाम प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम बेटा, चोट ठीक है तुम्हारी? जी, वो अम्मा जी ने पट्टी लगा दी तो ठीक है। राजा वहाँ से अंदर अपने मसाले की बोरी उठाने के लिए जाता है। पीछे से अम्मा धीमी आवाज में मटके से पानी निकालती हुई बोली, वैद्य जी, एक बात पूछनी थी। क्या हमारे राजा को कोई बीमारी है क्या? पानी का ग्लास रखते हुए वैद्य कुछ परेशानी में जवाब देता है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मेरे गुरु है ना वैद्य विश्व, वही जो महल में अक्सर आया जाया करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें महल से बुलावा आया था। कह रहे थे कि राजा की हालत ठीक नहीं है। कैसे? अब कहते हैं कि राजा को किसी तरह का विष दिया जा रहा है। ये काम कोई और नहीं बल्कि उनके करीबी ही कर रहे हैं, जिससे हर वक्त वो सुस्त रहते हैं और मंत्री इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। तो आपके गुरु ने ये बात महल में किसी को बताई नहीं? अरे बताई थी, छोटे राजा को ये बात बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे मन में वहम ना पैदा करें, बस, और बात को टाल दिया। गांव में तो ये कहानी भी फैली है कि ये सब हमारे साथ जो हो रहा है ये छोटे राजा का किया हुआ है। वैद्य और अम्मा की बातें पास में खड़ा व्यापारी के भेष में राजा सारी बातें सुन लेता है। उसे धीरे धीरे सब समझ आ रहा था, क्यों वो हर दिन दरबार में नहीं जा पाता था, किसी काम में उसका ध्यान नहीं लगता था, छोटी छोटी चीजें वो अक्सर भूल जाया करता था। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी। उसी दिन राजा बाजार के बीचों बीच जाता है और लोगों की भीड़ पर अपनी बात कहने की कोशिश करता है। राजा धीरे से बीच में जाता है और अपनी पगड़ी का भेष उतारकर अपने असली रूप में आता है। मैं हूँ आपका राजा वीर सिंह। क्या ये राजा है? हमने तो सोचा एक साधारण व्यापारी है। हाँ, और मैं जानता हूँ कि आप हैरान हैं। मैं भेष बदलकर आपके बीच इसलिए आया हूँ क्योंकि
मुझसे अपने राज्य की सच्चाई छिपाई जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी प्रजा इतनी बुरी हालत में रह रही है। मैं जानता था कि मुझसे कुछ तो छिपाया जा रहा है, लेकिन मैंने जो देखा उससे मन भर आया। भूख से तरसती माओं को, कर्ज के बोझ में दबे किसान और पढ़ाई से वंचित बच्चे, साहूकार का अत्याचार, मंत्रियों की चालाकी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ मिलकर इस अन्याय का अंत करूंगा। आज से राजा और प्रजा के बीच कोई दीवार नहीं होगी। मैं आपके दुख अपने दुख समझूंगा। अगले दिन राजमहल का दरबार सजाया गया था। प्रजा, सेनापति, मंत्री और राजा का छोटा भाई सब हाजिर। राजा वीर सिंह सिंहासन पर बैठा था। आज दरबार का विशेष दिन है। वैद्य विश्व को बुलाया जाए। कुछ देर बाद वैद्य विश्व दरबार में हाजिर होते हैं। महाराज, आपने वैद्य जी को क्यों बुलवाया है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इंतजार करो बलवीर, शीघ्र ही पता चल जाएगा। बुलाओ। वैद्य विश्व को इस तरह दरबार में खड़ा देखकर बलवीर सिंह की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। उसे डर था कि कहीं वैद्य राजा के सामने वो विष का राज ना बता दे। कुछ देर बाद सेनापति भी कुछ साहूकारों के साथ दरबार में आते हैं। महाराज, आपने जिस जिस का आदेश दिया था वो सब आपके सामने हाजिर हैं। तो कहिए हिम्मत राम जी, हमारे राज्य में आम प्रजा पर कितना कर लगाया जाता है? साहूकार इससे पहले कोई जवाब देता तुरंत आकर राजा के पैरों में गिर जाता है। वो पहले से ही जान गया था कि जिस आदमी पर उस दिन उसने डंडे से वार किया था वो कोई और नहीं, राजा ही था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं बहक गया था। मैं छोटे राजा बलवीर सिंह और बाकी मंत्रियों की बातों में आ गया था। जो भी मैंने किया मैंने इनके कहने पर किया था। मुझे माफ कर दीजिए। साहूकार हिम्मत राम के साथ साथ बाकी साहूकार भी राजा से माफी मांगते हैं। ये ऐसा कैसा अपराध लगा रहे हैं आप हम पर? हम महाराज की आज्ञा के बिना राज्य का कोई भी काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैंने तो कोई आदेश दिया ही नहीं। रुक जाइए, अभी तो राज वैद्य विश्व को भी कुछ बताना है। कहिए वैद्य, आपका क्या कहना है? महाराज, कुछ समय पहले जब आपकी तबीयत देखने के लिए मैं महल में आया था, आपके पास रखे प्याले में मैंने कुछ खास तरह की चीज देखी थी जिसका असर विष से भी गहरा हो सकता है। ओह, तो आपने इस बारे में किसी को बताया? जी, मैंने छोटे राजा और मंत्री जी को बताया था, लेकिन दोनों ने ही मुझे चुप रहने को कहा। बलवीर, इस बारे में आप कुछ सफाई देना चाहते हैं? इससे पहले कि बलबीर कुछ बोलता, मंत्री बीच में बोल पड़ता है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज। ये सब हमने छोटे राजा के बहकावे में आकर किया था। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। डर के मारे सारे मंत्री एक दूसरे की पोल खोल देते हैं और सबका पर्दा फाश हो जाता है। राजा सबको काल कोठरी की सजा सुना देता है और नई सभा का गठन किया जाता है, जिसमें प्रजा के कुछ लोगों को भी रखा जाता है, जिससे प्रजा की असली जानकारी राजा तक पहुंचती रहे और आगे चलकर ऐसी स्थिति ना हो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें